नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। स्टेम सेल घोटाले को लेकर जो कवरेज हम कर रहे हैं उसकी अगली कड़ी आज लेकर हाजिर है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय काला के गुनाहों की फाइलों को प्राइम न्यूज लगातार आपके सामने रख रहा है, उन्हें उजागर कर रहा है। आज संजय काला की काली करतूतों की ये चौथी सनसनीखेज सीरीज आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें हम संजय काला के उस घोटाले की परत को खोलने की कोशिश करेंगे जिसमें उसने सरकार को लाख 2 लाख नहीं बल्कि 22 करोड़ का भारी भरकम चूना लगाया है। बायोवेस्ट से लेकर हॉस्पिटल परिसर में ट्रांसफार्मर लगवाने तक में नियमों को ताक पर रखा गया। कई टेंडर्स को सिंगल बिडिंग के जरिए क्वालिफाई कर दिया गया, यानी सिर्फ औपचारिकता के लिए टेंडर को जेम पोर्टल पर अपलोड किया गया। एक सिंगल बिडाई और उस बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। आज संजय काला की काली करतूतों की इस सीरीज में हम दिखाएंगे कि कैसे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर संजय काला के घोटालों का एपिसेंटर बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर उत्तर भारत का शिक्षा और चिकित्सा का बड़ा केंद्र है, जहां एक जमाने में डॉक्टर का मतलब सेवा था। वहीं अब यही डॉक्टर कुछ मरीजों के लिए भगवान नहीं बल्कि सौदागर बन गए हैं। और इस सौदेबाजी के केंद्र में है कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, एक ऐसा संस्थान जो कभी भरोसे की पहचान था लेकिन अब घोटालों का गढ़ बन गया है। ये कहानी है एक डॉक्टर की, जो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठकर उस व्यवस्था को लूट रहा था जिसे वो चलाने की शपथ लेकर आया था। ये कहानी है स्टेम सेल थेरेपी के नाम पर की गई धोखाधड़ी की, रिकॉर्ड्स की हेराफेरी की और करोड़ों की अनियमितताओं की। और ये कहानी है एक ऐसे चुप्पी की जो सत्ता से लेकर सिस्टम तक फैली हुई है। डॉक्टर संजय काला ने कानपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी को इलाज की वैकल्पिक पद्धति के रूप में पेश किया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। भारत में स्टेम सेल थेरेपी अब भी एक शोध विषय है। इस्तेमाल को लेकर ICMR और CDSCO की सख्त गाइडलाइंस है, लेकिन इन नियमों की न तो यहाँ परवाह की गई न पालन किया गया। मरीजों को ये तक नहीं बताया गया कि जिस इलाज के लिए उनसे पैसा लिया जा रहा है वो क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं है। किसी भी इलाज के लिए जरूरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी मरीज की लिखित स्वीकृति ये तो ली ही नहीं गई या फर्जी कागजों से ली गई। कई मामलों में निजी कंपनियों और लैब्स से गठजोड़ की बात सामने आई, जो स्टेम सेल प्रोसेसिंग के नाम पर अपना कारोबार कर रही थी। ये एक अनैतिक गठबंधन था जिसमें मरीज, सरकार और वैज्ञानिक नियम तीनों को धोखा दिया गया। कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, कहानी कहीं इससे ज्यादा आगे निकल चुकी है। 2024 की शुरुआत में जब यूपी सरकार की एक विशेष ऑडिट टीम मेडिकल कॉलेज के VTA रिकॉर्ड की जांच करने पहुंची तो सामने आई 22 करोड़ रुपए की घोटाले की वो स्क्रिप्ट जिसे सिस्टम ने मिलकर लिखा था। ऑडिट टीम को जरूरी दस्तावेज देने से इनकार किया गया। कई बार कहा गया रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जहां रिकॉर्ड मिले उनमें फर्जी भुगतान, बढ़ी हुई दरें, बिना अनुमति के खर्च और बिना प्रक्रिया के टेंडर जैसी अनियमितताएं दर्ज थी। मेडिकल कॉलेज के निर्माण से लेकर मशीनों की खरीद तक हर फाइल में गड़बड़ी पाई गई। एक संस्थान जहाँ मरीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी है, वहाँ पर फाइलों की बीमारियां गहरी थी। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला स्टेम सेल के मामले में ही नहीं घिरे हैं, उन पर वित्तीय अनियमितताओं के भी गंभीर आरोप लगे हैं। साल 2021 से लेकर 2024 के बीच कानपुर मेडिकल कॉलेज में तमाम निर्माण कार्य हुए, उपकरणों की खरीद फरोख्त हुई, उसमें करोड़ों की गड़बड़ियां सामने आई हैं। वित्तीय अनियमितताओं का ये खुलासा ऑडिट टीम की जांच रिपोर्ट में हुआ है। निर्माण कार्य जिन संस्थाओं से कराए गए और उपकरणों की खरीद जिन फर्मों से की गई, उन्हें निर्धारित दरों से ज्यादा धनराशि का भुगतान किया गया। ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दौरान जब संबंधित फर्मों या मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों से महत्वपूर्ण दस्तावेजी अभिलेख मांगे गए तो उन्होंने सहयोग नहीं किया। ऑडिट टीम को दस्तावेज नहीं दिए गए और कई तथ्य छिपाए भी गए। इस मामले में शासन स्तर पर आला अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऑडिट टीम ने पाया कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण पर 93,32,000 रुपए खर्च किए गए। लेकिन असली घोटाला तब उजागर हुआ जब ये सामने आया कि जिन वार्डों में कोई मरीज भर्ती नहीं थे, वहां से भी मेडिकल वेस्ट दिखाया गया। यानी फर्जीवाड़ा सिर्फ इलाज में नहीं, कचरे में भी हुआ।
मेजर्स मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को वेस्ट निस्तारण का ठेका दिया गया। झांसी में यही फर्म 27.66 रुपए प्रति यूनिट के दर से काम कर रही थी, लेकिन कानपुर में ये दर 417.17 रुपए कर दी गई। लॉगबुक की मांग की गई लेकिन नहीं दी गई। जब गड़बड़ियों की मूवमेंट रिपोर्ट मांगी गई तब वो रिपोर्ट गायब थी। सिस्टम ने न केवल नियमों की धज्जियां उड़ाई बल्कि कचरे के नाम पर जनता की जेब भी काटी। सर्जरी विभाग में 8 मॉड्यूलर ओटी बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। कुल लागत 16,27,77,000 रुपए की थी। ऑडिट टीम ने जांच में पाया कि कार्यदायी संस्था को बिना किसी ठोस आधार के 1,46,69,000 रुपए अतिरिक्त दे दिए गए। ये ओवर बिलिंग बिना बाजार दर की तुलना की गई। कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, बस एक साइन और पेमेंट पास। कानपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में कई मशीनें और उपकरण खरीदने के लिए अलग अलग टेंडर किए गए। ये टेंडर ऑपरेशन टेबल के लिए मेसर्स मेडिकल इक्विपमेंट नाम की फर्म को मिला। उस फर्म ने 42,90,000 रुपए का रेट दिया। मेडिकल कॉलेज ने इस रेट से ऑपरेशन टेबल खरीद भी ली। ऑडिट टीम ने जब जांच की तो पता चला जो ऑपरेशन टेबल 42,90,000 रुपए रेट में खरीदी गई थी उसका मार्केट रेट 23,33,686 रुपए है। मेडिकल कॉलेज से ऑपरेशन टेबल सप्लाई करने वाली फर्म को 19 लाख रुपए अतिरिक्त भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय अस्पताल परिसर में 33 केवी का बिजली उपकेंद्र बनाया गया। इस काम की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को दी जानी थी, लेकिन प्रोजेक्ट सौंपा गया उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। केस्को ने 14 करोड़ 13 लाख का एस्टीमेट तैयार किया था, लेकिन जब काम हुआ तो 1,50,16,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान हो गया। कोई तकनीक विश्लेषण नहीं, न कोई ठोस कारण, सिर्फ संस्था बदलकर भुगतान की दर बदल दी गई। अस्पताल में अग्निशमन उपकरणों की खरीद भी एक बड़ा घोटाला बनकर सामने आई है। कुल 14 करोड़ 26,09,000 रुपए का अनुमानित बजट, लेकिन उपकरणों की कीमतें इतनी ज्यादा तय की गई कि बाजार दर से 1,38,45,000 रुपए ज्यादा भुगतान किए गए। मेडिकल कॉलेज में बिजली की बेहतर सप्लाई के लिए 33 केवीए का उपकेंद्र बनाया गया है। यह उपकेंद्र सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बने इस उपकेंद्र का एस्टीमेट लगभग 14 करोड़ रुपए था। विद्युत केंद्र बनकर तैयार हो गया है, रकम का भुगतान भी कर दिया गया है। अब पता चल रहा है कि जो एस्टीमेट था उससे करीब 1.5 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया है। यूपीपीसीएल द्वारा तय उपकरण दरों को नजरअंदाज कर ऊंची दरों पर खरीदारी की गई। मतलब सुरक्षा के नाम पर जनता को ठगा गया। ऑपरेशन टेबल, ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप, क्यूजर जैसी तमाम मशीनों की खरीद में लागत को जरूरत से 2 से 4 गुना तक बढ़ा दिया गया। ऑपरेशन टेबल खरीदी गई 42,90,000 में, जबकि बाजार में 23,33,000 में उपलब्ध है। लगभग 19 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। फाइबर ऑप्टिकल ब्रोंकोस्कोप खरीदी गई 18,54,000 में। अन्य जगहों पर 11,77,000 में उपलब्ध है, यानी कि 6,77,000 का नुकसान हुआ। क्यूसा मशीन खरीदी गई 83,41,000 में। SGPGI लखनऊ में उपलब्ध है 61,42,000 में। यहाँ पर 21,99,000 का अंतर है। एंडोस्कोप खरीदा गया 91,06,000 में, जबकि SGPGI में वही मशीन 12 लाख में ली गई। लगभग 39 लाख का अंतर पाया गया। फाइबर ऑप्टिकल ब्रोंकोस्कोप की खरीद में भी बड़ा खेल हुआ। कानपुर की फर्म मेसर्स लाइफ केयर मेडिकल एंड सर्जिकल अप्लायंसेज ने इसकी सप्लाई की थी। एक उपकरण का रेट 18,54,617 रुपए तय किया गया। ऑडिट टीम ने जांच की तो पता चला यही उपकरण प्रदेश की दूसरी और प्रतिष्ठित फर्म 11,77,197 रुपए में दे रही थी। ऑडिट टीम ने फाइबर ऑप्टिकल ब्रोंकोस्कोप की खरीद में 6,77,420 रुपए अधिक भुगतान की पुष्टि की है। इसी तरह CUSA यानी कैविट्रॉनिक अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पायरेटर की सप्लाई में भी गड़बड़ी पाई गई। CUSA की सप्लाई मेसर्स AG मेडिकल डिवाइसेस नाम की फर्म ने की थी। एक यूनिट का रेट 83,41,256 रुपए दिया, जबकि SGPGI लखनऊ ने यही CUSA 61,42,920 रुपए में खरीदी थी। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद सपा और कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया।
सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने इस पूरे मामले को मेडिकल माफिया का खेल बताया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने कहा है कि अगर 22 करोड़ की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो शासन खुद दोषी है। लेकिन तमाम बयानों के बावजूद न कोई एफआईआर दर्ज हुई, न कोई निलंबन, न ही जांच शुरू हुई। शासन की चुप्पी अब सवाल बन चुकी है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट हो गया है कि 2021 से 24 के बीच में मेडिकल कॉलेज कानपुर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी पूरी जांच कराई जाए और जो लोग इसमें दोषी हैं तत्काल रूप से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। केवल कागजों में काम हो रहा है और हर विभाग में घोटाला, अनियमितताएं हो रही हैं। अफसरशाही निरंकुश है और बिना रिश्वत लिए हुए प्रदेश में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, ये सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है और आप उसको इस लिहाज से देखिए कि कोरोना में जब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, लाखों लोग मर रहे थे, उस दरमियान भी उत्तर प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी और जो विभाग है जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था, तमाम मसले सामने आए। तो जब इनको उस समय संवेदनहीनता इनके अंदर इतनी सारी थी, उस समय जब इन लोगों ने लोगों की जान का लिहाज नहीं किया, जान का ख्याल नहीं किया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और भ्रष्टाचार में डूबे थे, तो आज का क्या कहना। झांसी मेडिकल कॉलेज में जो आग लगी थी उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। तमाम पीएससीज के जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होते हैं कि प्रसव सड़कों पर हो रहा है। तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है ये सरकार। जो मंत्री हैं उनका सिर्फ एक काम है, वो रोज सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले एक बयान देकर अपनी सारी ये मानते हैं कि उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। उनको ना विभाग उनके नियंत्रण में है और ना ही वो कुछ करना चाहते हैं। डॉक्टर संजय काला अभी भी पद पर बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये संरक्षण है या फिर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि शासन भी इसे उखाड़ना नहीं चाहता? गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की कहानी हमें बताती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा नहीं चुराता, वो भरोसा मारता है। इस पूरे मामले में न सिर्फ मरीजों के साथ धोखा हुआ, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे की लूट की गई। अब सवाल उठता है कि क्या शासन कार्रवाई करेगा? क्या जांच एजेंसियां नींद से जागेंगी या फिर ये रिपोर्ट भी किसी अलमारी में बंद होकर रह जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी और समझा कि कैसे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की धांधली हुई है। मेरे सहयोगी विवेक ने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और आप रिपोर्ट में इनको बीच बीच में देख भी रहे थे। मैं सीधे लखनऊ चलता हूं विवेक के पास। विवेक, जो फाइंडिंग्स आपकी रिपोर्ट में हैं वो चौंकाने वाली हैं, वो हैरान करने वाली हैं। तमाम चीज़ों की कीमतों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, सरकार को नुकसान पहुंचाया गया, टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो पानी की तरह बहा। सिर्फ इतना ही नहीं, बिडिंग प्रक्रिया को भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए किया गया। जैम पोर्टल पर अपलोडिंग होती है, सिंगल बिडिंग होती है, कॉन्ट्रैक्टर को बिड दे दी जाती है। पूरी डिटेल्ड आपने निकाली है। मशीन की कीमत 19 लाख है, 42 लाख उसकी कीमत बताई गई। फाइबर ऑप्टिकल ब्रोंकोस्कोपी की बात करें, उसकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। पावर कनेक्शन की जो असल कीमत है उससे कई गुना ज्यादा पे किया गया। 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की धांधली हुई है और ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हैं जो हैरान करने वाले हैं। ओवर बिलिंग के जरिए कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और बहुत मुमकिन है वो फायदा वहां से रूट होकर संजय काला के अकाउंट पे पहुंचा होगा। ये जो खुलासे विवेक आपने किए हैं और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बता रहे हैं कि हम इसे लेकर और भी तफसील और डिटेल्ड और अंदर तक जाने वाले हैं, लेकिन ये जो फाइंडिंग्स आपने की हैं विवेक, ये बहुत हैरान करने वाली हैं।
बिल्कुल अमित, आपका आकलन सही है कि इस तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार कानपुर मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं। चूंकि मैं कानपुर का ही रहने वाला हूं और कानपुर को अच्छी तरह से जानता समझता हूं। अभी जब स्टेम सेल वाली बात आई थी, स्टेम सेल थेरेपी को लेकर संजय काला पर तमाम सवाल उठे थे, उसके बाद जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, तमाम लोगों से बातचीत की, उनका वो फर्जीवाड़ा सामने आया पूरा कि कैसे उस तरह उन्होंने बिना किसी अनुमति के स्टेम सेल थेरेपी को तमाम पेशेंट पर उसकी रिसर्च की, क्लिनिकल एनालिसिस किया, उसका क्लिनिकल ट्रायल किए। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिना अनुमति के की गई, कहीं से भी नहीं, चाहे एमसीआई हो या आईसीएमआर हो, कहीं से भी उन्होंने अनुमति नहीं ली। ये एक पार्ट था। लेकिन जब करप्शन की बात आती है, इसमें इस स्टेम सेल की बात करें तो उसमें उनकी मनमानी थी, उन्होंने गलत तरीके से रिसर्च किए, ट्रायल किए। लेकिन अब संजय काला करप्शन के आरोपों में भी घिर गए हैं। जिस तरह से 2021 से 2024 तक मेडिकल कॉलेज में जो भी निर्माण कार्य हुए, हर संस्थान में तमाम पुरानी चीज़ें होती हैं, उनकी मरम्मत के लिए टेंडर जारी होते हैं, मरम्मत की जाती है, कुछ नई चीज़ें बनती हैं, कुछ नई मशीनें आती हैं, कुछ नए उपकरण आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाएं आती हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो किसी भी जगह चलती रहती है। लेकिन कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस मामले में ये कहा जाए कि हद कर दी है और पूरी तरह से उन्होंने अपने लोगों को, जो अपने नज़दीकियों की कंपनियां थी, एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो करीबी लोग थे या मिली भगत करके टेंडर किए। जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर होते हैं और जितना भी आपने नाम बताया, चाहे ब्रोंकोस्कोपी का हो या ऑपरेशन टेबल का हो, जो भी चीज़ थी, जो भी खरीदी गई, जो भी उपकरण खरीदे गए, जो भी मशीनें खरीदी गई, उसमें कई टेंडर तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही कंपनी ने भाग लिया है। आप भी जर्नलिज्म करते हैं और आप भी जानते हैं कि किसी भी टेंडर के लिए, किसी भी खरीद के लिए, किसी भी काम के लिए कम से कम 3 कंपनियों का होना ज़रूरी होता है, ताकि एक अच्छी बिडिंग हो और न्यूनतम मूल्य पर सरकार को वो काम मिल सके। जो कंपनी कर रही है, जो फर्म कर रही है, वो न्यूनतम मूल्य बताए। तो ऐसे में जब एक ही कंपनियां टेंडर डालेंगी और उन्हीं को टेंडर अवार्ड कर दिया जाएगा, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो कौन से ऐसे कारक थे, कौन सी ऐसी वजह थी कि संजय काला ने एक ही कंपनी, इतनी सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने टेंडर डाला था, फर्मों ने उस टेंडर से कई गुना कम पे वो वही उपकरण, वही सामान दे रहे थे और अच्छी क्वालिटी का दे रहे थे। ब्रोंकोस्कोपी का मामला आया तो वो मशीन पीजीआई में लखनऊ में खरीदी गई, वो लगभग आधे रेट पर प्रतिष्ठित फर्में दे रही थी, सप्लाई कर रही थी। ऑपरेशन टेबल की भी यही स्थिति है, जो मार्केट रेट था उसको पता नहीं किया गया, टेंडर अवार्ड कर दिया गया एक फर्म को। ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर संजय काला या उनके जो एसोसिएट्स हैं वो उनकी करीबी फर्में थीं, उनको किसी तरह से ओब्लाइज करना था। कहीं से ऊपर से प्रेशर भी आ सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी आ सकता है, ब्यूरोक्रेट्स का भी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर ऐसे होते हैं, अपने अपने लोगों को काम दिलाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। लेकिन सारी जिम्मेदारी और सारी जवाबदेही डॉक्टर संजय काला की है। संजय काला ने जो भी किया है वो सब लिखा पढ़ी में आया है। हालांकि जब मेरी उनसे बात हुई थी 2 दिन पहले, तब मैंने सवाल उठाया था कि बहुत सारी खरीद पे, बहुत सारे निर्माण कार्यों पे, कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, करप्शन के आरोप लग रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट की, मैंने उनसे ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपत्तियां हैं, वो आरोप नहीं है या कोई कंक्लूजन नहीं है। आपत्तियां जताई गई हैं, करीब 21 करोड़ और कुछ लाख का मामला था, लगभग 22 करोड़ उसको मानते हैं कि तमाम जो कंस्ट्रक्शन हुए, 33 केवी का उपकेंद्र लगाया गया वहाँ पर, उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ, हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नए हॉस्टल बन रहे हैं, इसके अलावा जो पुराने हॉस्टल हैं उनकी मरम्मत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि वो सब आपत्तियां हैं, चूंकि हिसाब किताब में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं और वो गड़बड़ी नहीं हुई है। उनका कहना था कि वो गड़बड़ी नहीं हुई है, वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ आपत्तियां हैं जो गड़बड़ियां दिखा रहे हैं या जो आपत्तियां बता रहे हैं, उनके जवाब हम देंगे और सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, फाइनल हो जाएंगी, कहीं पर कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। लेकिन अमित, सवाल ये है कि एक ही कंपनी को टेंडर दे दिया, बड़े बड़े टेंडर दे दिए गए, मार्केट रेट का सर्वे नहीं किया गया, मार्केट पता नहीं की गई कि कौन सी मशीन, फलानी मशीन कितने में आ रही है, जो हम खरीद रहे हैं उसको ज़्यादा रेट पर खरीदा जा रहा है। ऐसी कोई मजबूरी अगर होती है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि कई बार मजबूरियाँ होती हैं, हमें अचानक कुछ इमरजेंसी में कुछ सामान खरीदने पड़ते हैं, उस समय सारी चीज़ें, सारे नियम किनारे रख दिए जाते हैं और उसके लिए फंड भी होता है अलग से। लेकिन ये मशीनें ऐसी थी। विवेक, एक सवाल मेरा ये भी है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग्स दी हैं,
बायो वेस्ट की बात करें तो 27 रुपये प्रति यूनिट उसका जो रेट है, लेकिन यहाँ पर 470 रुपये पे किए गए। एंडोस्कोपी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो मशीन 51 लाख में खरीदी गई, जबकि 12 लाख रुपए उसका असल प्राइस है। 39 लाख का अंतर है। लेकिन जैम पोर्टल पर जब चीज़ें अपलोड होती हैं विवेक, तो बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, अप्रूवल के बहुत सारे स्टेप्स हैं। फिनांस डिपार्टमेंट फिनांस अप्रूव करता है, इक्विपमेंट मशीनरी के लिए मेडिकल जो डिपार्टमेंट है वो अप्रूवल होते हैं। तो बहुत अलग अलग लेवल पे फिल्टर्स थे, यानी पूरी मिली भगत थी, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट था। नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर कोई खरीद होती है तो पूरा फिल्टर लगता है, एग्जामिनेशंस होते हैं, तमाम बिडिंग्स की जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टर से फोन पे बात की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मेल्स पे आने के बाद भी बाकायदा फोन पर बातचीत होती है क्लैरिफिकेशन के लिए। लेकिन क्या पूरा सिस्टम आंखें मूंदे हुए था? देखिए अमित, आपने जेम पोर्टल की बात की और जेम पोर्टल में भी बहुत सारी खामियां हैं। इसको चूंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं लखनऊ में अक्सर, और लखनऊ से ही सारे प्रोजेक्ट्स पूरे यूपी में अलग अलग जिलों में दिए जाते हैं। जेम पोर्टल में कई खामियां ऐसी हैं कि ठेकेदार जो ठेकेदारी करते हैं, जो फर्में हैं, जो कंपनियां हैं, वो जानती हैं कि जेम पोर्टल को मैनेज कैसे करना है। चूंकि 4 कंपनियों की एक मजबूरी होती है कि 4 कंपनियां, कम से कम 3 या 4 कंपनियां किसी भी एक बिडिंग में आनी चाहिए। वो 4 कंपनियां आपस में ही मिली भगत करके लोग, अगर मेरे परिवार में 4 भाई हैं या कोई रिश्तेदार है तो मैं उनके नाम से कंपनियां कर लूँ। जैसे अभी हमें एक बीते दिनों रिपोर्ट दिखाई थी जल जीवन मिशन की, उसमें भी यही स्थितियां आई थी। तो उसी तरह से 4 कंपनियां हमने अपनी बना ली, हमने एक बिड तय कर ली, हमने अधिकारी को सेट कर लिया, उसने भी जेम पोर्टल को मैनेज कर लिया कि हाँ ठीक है, आप इसमें ये बिड इतनी इतनी डालना, जेम पोर्टल में इतने। उसके अलावा जो कंपनियां आएंगी उनको हम टेक्निकल बिड में बाहर कर देंगे, असेसमेंट में बाहर कर देंगे, कोई ना कोई लकूना निकाल के उन कंपनियों को बाहर कर दिया जाता है जेम पोर्टल से। एक कागज़, हमने तो सारे कागज़ लगाए, लेकिन अगर आप बैठे हैं, आपके ऊपर दबाव है, तो आपने एक कागज़ मेरा गायब कर दिया, मेरा एक कागज़ गायब हो गया तो मैं तो उस योग्यता को पूरी नहीं कर पा रहा हूं जो आपको चाहिए। और दूसरे को आपने वही कागज़ दे दिया कि ये कागज़ ऐसा है, इसको लगा लो तो तुम्हारी बिडिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, तुम एलिजिबल हो जाओगे और तुमको ये टेंडर अवार्ड हो जाएगा। ये सारे खेल जेम पोर्टल में भी होते हैं। ठेकेदारों की, अधिकारियों की मिलीभगत से सब कुछ मैनेज होता है। और यही काम जो आरोप लग रहे हैं डॉक्टर संजय काला के ऊपर, वो यही आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने नीचे से ऊपर तक सबको मैनेज कर रखा था। सारी चीज़ें उनकी सेट थी और वो जो चाहते थे, चाहे स्टेम सेल थेरेपी को लेकर हो या इन कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, खरीदारी को लेकर हो, निर्माण कार्यों को लेकर हो, सारी चीज़ें उन्होंने सेट कर रखी थी। सारे फार्मूले उनके सेट थे, सारे अफसर सेट थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो भी उनसे सेट हैं और मंत्रियों के इशारे पर भी बहुत गंभीर बात है विवेक त्रिपाठी, ये बहुत गंभीर बात है कि सिस्टम तो करप्ट है ही और नेता और मंत्री भी इसमें शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल के लिए। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में जो धांधली चल रही है, वहां जो अनियमितताएं चल रही हैं, इसे लेकर लगातार हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मेरे सहयोगी विवेक लगातार इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और हर दिन हर नए खुलासे के साथ हम हाजिर हो रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इस पूरी स्टेम सेल पे जो धांधली हुई है कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में, जो कुछ हुआ है उसकी हर परत हर रोज हम खंगाल रहे हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई सीरीज के साथ, एक नए खुलासे को लेकर। कहीं जाएगा नहीं, रुकना छोटे से ब्रेक के लिए।